अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है जी निम्रा अहमद के मुकम्मल नावल जन्नत के पत्ते की 47वीं किस्त को एंजॉय करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। क्या हुआ था, क्या फटा था, इसे नहीं मालूम था। वो मुर्दा कदमों से खड़ी हुई, एक हाथ से पर्स और टूटा जूता लटक रहा था, दूसरा हाथ पहलू में खाली गिरा था। खाली हाथ, खाली दामन। इसे 2 वादे तोड़कर अब तीसरा निभाना था। इसे वापस जाना था। बादल गरजदार आवाज के साथ एकदम बरसने लगे। मोटी मोटी बूंदें टिप टिप गिरने लगी। तुर्की की पहली बारिश में भी वो नंगे पैर टूटे जूते के साथ चल रही थी, आखिरी बारिश में भी वो नंगे पैर थी। मम्मी जौहर तक गई हैं, मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ, जिहान। वो नंगे पांव खुरदरी जमीन पर चल रही थी। कांटे चुभकर तलवों को जख्मी कर रहे थे, मगर वो सामने देख रही थी, बल्कि वो तो शायद कुछ भी नहीं देख रही थी। जूते को क्या हुआ है? इतनी सर्दी में नंगे पांव बैठी हो, लाओ दिखाओ जूता। तरतर गिरते कतरे इसे भिगो रहे थे। बादलों ने सारा बोझ उतार कर जमीन और जमीन वालों को बोझल कर दिया था। मैं बकवास करके गया था ना, मगर मेरी कौन सुनता है इस घर में। 2 दिन ना हूं तो सारा निजाम उलट जाता है। इसके पैरों से खून निकल रहा था, जिस्म में जान न रही थी। लगता था अभी लड़खड़ा कर गिर पड़ेगी, और अगर गिरी तो उठ ना सकेगी। इंसान वही चीज मांगता है जिसकी इसको कमी लगती है, सो मैं हमेशा जिंदगी मांगता हूँ। इसके हाथ में सिर्फ अपना एक जूता था, दूसरा वहीं जैतून के दख्त के आसपास रह गया था। जब आधी रात के बाद हकीकत अपना निकाब उतार कर फेंकती है, तो हर सिंड्रेला को एक जूता इसी मकाम पर छोड़कर वापस होना होता है। इसे भी जाना था। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ है, किसी गैर हैंडसम गाइड से राब्ता करो। वो बारिश के कतरे थे या आंसू जो इसके चेहरे को भिगो चुके थे। दफतन इसका पैर रपटा, वो औंधे मुंह जमीन पर गिरी। हथेलियां छिल गईं, चेहरे पर मट्टी लग गई। बरसती बारिश, स्याह रात। बाज दफा किस्मत हरा दिया करती है हया। डीजे की डेथ हो गई है। वो उठना चाहती थी, उठ न सकी। वहीं झुकी बैठी सिसकियों के साथ होती गई। कीचड़, बारिश, आंसू, सब डगमग हो रहा था। फुरकान मामू की फैमिली से डर लगता है, क्योंकि वो सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही करते हैं। बामुश्किल हथेली के बल जोर लगाकर वो उठ पाई। पैर लहूलुहान हो चुके थे। वो लड़खड़ाती हुई मूसलाधार बारिश में फिर से चलने लगी। मैंने कहा था ना, जिंदगी में कोई जन्नत के पत्ते ला कर दे तो इन्हें थाम लीजिएगा, वो आपको रुस्वा नहीं होने देंगे। कार सामने थी। इसके दरवाजे को पकड़े पकड़े सहारा लिए खुद को संभालना चाहा। जब अपना चेहरा छुपाने के लिए मैगजीन सामने करते हैं तो इसे उल्टा नहीं पकड़ते। स्टीयरिंग व्हील थामे इसने धुंधली आंखों से शीशे के पार देखा। हर सू धुंध थी, धुंध जो इन दोनों की जिंदगियों से झड़ती ही नहीं थी। अगर जादूगर अपना ट्रिक के फौरन बाद ही राज बता दे तो क्या फायदा। हर शय स्लो मोशन में हो रही थी। सारी आवाज़ें बंद थीं, बस हरकत दिखाई दे रही थी। इसने खुद को मरियम खानम के दरवाजे पर देखा। बारिश इसी तरह बरस रही थी, मगर इसकी समात बंद हो चुकी थी। अच्छा, तुमने पाशा बे के ऊपर कॉफ़ी उलट दी थी? गुड, वेरी गुड। खानम इसको सहारा दिए बिस्तर पर लिटा रही थी। इसके गिर्द सारी दुनिया गोल गोल घूम रही थी। अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते हया। होटल गैंड की मिसाल याद रखो। वो अपने बिस्तर पर लेटी थी। आंखों से बेआवाज आंसू बह रहे थे। पाइंती की तरफ बैठी मरियम खानम इसके पैरों पर दवा लगा रही थी। इसे दर्द नहीं हो रहा था। सारी एहसासियत खत्म हो गई थी। बिल्कुल भी मदद नहीं करूँगा। जो करना है अकेले करो और खुद करो, क्योंकि तुम कर सकती हो। वो अपना ट्रॉली बैग घसीटती रेलवे स्टेशन पर चल रही थी। दोनों पैर पट्टियों में बंधे थे। कदम उठाती कहीं और थी, पड़ता कहीं और था। लगता है सब मुझसे तंग आ गए हैं, जो बार बार जाने का पूछते हैं। दिल करता है मासिन की तरह कबूतर बनकर किसी गार में छुप जाऊं। ट्रेन तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। वो खिड़की की तरफ बैठी भीगी सुर्ख आंखों से बाहर भागते मनाजर देख रही थी। जैतून के दरख्त पीछे रह गए थे, शीशे धुंधला गए थे, या इसकी आंखों में धुंध थी। अब तो सारे फर्क खत्म हो गए थे। मेरा नाम जिहान सिकंदर है, मेजर जिहान सिकंदर अहमद। स्पंज का सब्जाजार भी इसी कहर में डूबा था। हर सू धुंध थी, कोई आवाज, कोई शोर नहीं। इसने खुद को एक फैकल्टी अपार्टमेंट का दरवाजा बजाते देखा था। चीखना नहीं, वरना आवाज बाहर जाएगी और ये सारी फैमिली भागती हुई आ जाएगी। अंदर से निकलती फ्रेबा माई लड़की इसे देखकर परेशानी से इसकी जाने बड़ी थी। वो क्या कह रही थी हया सुन नहीं पा रही थी। बस अपनी आवाज किसी गहरी खाई से आती सुनाई दी। मेरा सामान पैक करवा दे अंजुम बाजी।
अच्छा, तुम्हें नहीं पता था मैं कपाडोकिया में हूँ? हाले इसके बैग की जिप बंद करते हुए कुछ कह रही थी। अंजुम बाजी इसके जूते रख रही थी। वो बस साख से सोफे पे बैठी सर झुकाए बेआवाज रो रही थी। थोड़ी सी कॉटन ला दो, फार्मेसी से, कान में डालनी है। अपने ट्रॉली बैग को हैंडल से घसीटती वो अतातुर्क हवालानी के दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। बेजान कदम, बेसोच निगाहें। पता है हया, तुम कब अच्छी लगती हो? जब तुम खामोश रहती हो। वो शनासा सा लड़का तेजी से इसकी तरफ आया था। वो इसको पहचानती थी मगर इसको समझ नहीं पा रही थी। वो बोल रहा था कुछ। अब्दुर्रहमान भाई ने कहा था आपसे मिल लूं, कहीं आपको कुछ मदद की ज़रूरत ना हो। आप बहारे गुल को साथ लेकर चली गई। मैं बहुत परेशान था। ये मम्मी ने भिजवाए हैं आपके लिए। वो कोई पैकेट इसकी जाने बढ़ा रहा था। मेरी लुगत में 2 बजे का मतलब होता है 1:55। ऑफिसर इसको लैपटॉप हैंड कैरी में उठाने का कह रही थी। इसने खाली खाली निगाहों से इसे देखते लैपटॉप का बैग उठा लिया। अब किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे कुछ भी हो जाए, मर जाऊं, गिरफ्तार हो जाऊं, जो भी हो, तुम वापस गाड़ी तक जाओगी बस। जहाज की खिड़की से नीचे बहुत दूर बास्फोरस का समुंदर नजर आ रहा था। नीली चादर, सफ़ेद झाग और इन सब पर छाती धुंध। फिर भी इसने आंसू नहीं पूछे। वो तुर्की से हमेशा रोते हुए जाती थी। इसे इस दफ़ा भी रोते हुए जाना था, मगर कौन जाने कि इस दफ़ा का गम सबसे बड़ा था। वो आंखों पर बाजू रखे लेटी थी। दफतन दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने आंखों से बाजू नहीं हटाया, इसी तरह लेटी रही। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फिर चलते कदम। आने वाले ने आगे बढ़कर खिड़की के पर्दे हटाए। इसे बंद आंखों से भी सूरज की रोशनी छनकर खुद पर पड़ती हुई महसूस हुई थी। हया, उठ जाओ बेटा, तबीयत कैसी है? इसने सबीन पुप्पो की आवाज़ सुनी और फिर बेड की पाइंती के पास दबाव महसूस हुआ, जैसे वो इधर बैठ गई थी। बुखार उतरा तुम्हारा? उन्होंने झुककर इसके माथे को छुआ। हया ने बाजू आंखों से हटाया और खाली खाली निगाहों से इनको देखा। शानों पर दुपट्टा लिए, बाल कैचर में बांधे वो वैसी ही थी, पुरसुकून, साबिर, ठंडी। मैं ठीक हूँ। वो कोहनी के बल जरा सी उठी, नकाहत, पस मुर्दगी, जैसे जिस्म में जान ही नहीं रही थी। और ये तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है? नताशा कह रही थी कि अभी बैंडेज लाती है। ये बैंडेज तो बिल्कुल ख़राब हो गया है। उन्होंने हौले से इसके पैर के अंगूठे को छूकर कहा, जिस पर लगी पट्टी अब पुरानी और खस्ता हो चुकी थी। हया तकिए के सहारे बैठी इसी तरह इन्हें देख रही थी। जिहान तुम्हारे साथ था? उन्होंने नरमी से पूछा। जब वो आई थी इतनी बीमार हो गई थी कि पुप्पो से बाकायदा बात अब हो पा रही थी। इसने गर्दन को इस बात में जंबिश दी। गले में आंसुओं का फंदा सा पड़ने लगा था। फिर? और इस फिर के आगे सारे जवाब ख़त्म हो जाते थे। इसकी आंखें डबडबा गईं। मैं नहीं जानती फूफो, हम साथ थे। वो कहने लगी तो आवाज़ बहुत बोझल थी। इस रात आसमान पर बादल थे और चांद नहीं था, तारे भी नहीं थे। वो आगे जा रहा था। मैंने इसे रोकना चाहा, मना भी किया, मगर इसने मेरी नहीं मानी। वो चला गया और फिर वो रुकी और पलक झपकी तो आंसू रुखसार पर लुढ़कने लगे। फिर पता नहीं क्या हुआ, मगर वो वापस नहीं आया। कमरे में चंद लम्हे के लिए बोझल सी खामोशी रही। फूफो के चेहरे पर वही सुकून, वही ठहराव था। क्या इसे इसी वक्त वापस आना था? नहीं, इसने कहा था कि आने वाले मंगल को वो आ जाएगा। तो अभी मंगल में कुछ दिन है ना, वो आ जाएगा। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? हया ने नफ़ी में सर हिलाया। वो नहीं आएगा, वो मुश्किल में है। मैं नहीं जानती कि वो ठीक है भी या नहीं, मगर वो मुश्किल में है। शायद ज़ख्मी हो, शायद गिरफ्तार हो, और शायद। इससे आगे फिक्रा टूट गया, दिल भी साथ ही टूट गया। अगर इसने कहा था आएगा तो वो ज़रूर आएगा, मुझे पूरा यकीन है। उन्होंने जैसे दिलासा देते हुए इसके हाथ की पुष्ट को थपका। वो इन्हीं भीगी आंखों से इनका पुरसुकून चेहरा देखती रही। मैं समझती थी कि आप में और मुझ में बहुत फ़र्क है पुप्पो। आप सब्र से इंतज़ार करने वाली औरत हैं, मगर मैं चीज़ें अपने हाथ में लेकर जिहान के साथ चलने वाली औरत हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि तकलीफ़ हम दोनों के हिस्से में बराबर आएगी। आप ज़ाहिर नहीं करती और मैं छुपा नहीं सकती, बस यही फ़र्क है। बेयकीन ना हो बेटा, अल्लाह से अच्छा गुमान रखो, अच्छा ही होगा। उन्होंने नरमी से इसका हाथ दबाते हुए कहा। वो सर भी ना हिला सकी। अजीब बेयकीनी सी बेयकीनी थी। दरवाज़ा ज़रा सी दस्तक के साथ खुला। फूफो और हया ने एक साथ इस सिमत देखा। नताशा दरवाजे में खड़ी थी। हया बदवक्त फीका सा मुस्कुराई और आंसू हथेली की पुष्ट से साफ किए। हया, क्या तुम उठ गई हो? मैं तुम्हारे लिए बैंडेज लाई थी, वो ख़राब हो चुका है, इसे उतार देते हैं।
नताशा रसान से अंग्रेजी में कहती हुई अंदर आई और छोटा सा बक्स बेड पर हया के पैरों के पास रखा। फूफो इसको जगह देने के लिए उठ गई तो वो वहीं फूफो की जगह पर बैठ गई। हुआ क्या था तुम्हें? इतने जख्म कैसे आए? वो अब हया की एड़ी से बैंडेज उतारते हुए बोली थी। लहजा न ज्यादा मुतफक्कर था न ज्यादा सर्द। पता नहीं वो इसे अच्छी लगती थी या बुरी। वैसे तो बेज़र सी ही थी, अलबत्ता इसका लिबास। अल्लाह अल्लाह, इस सारी परेशानी में भी हया के ज़हन में आया था कि ये इस तरह स्लीवलेस टॉप और कैपरी में घर में घूमती होगी और रोहेल या अब्बा को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ था हया पैर पर? नताशा ने दवा लगाते हुए दोबारा पूछा। हया चौंकी। कांच, पत्थर, जमीन पर बहुत कुछ गिरा था और मैं इन्हीं के ऊपर चलती रही। बहुत बद एहतियाती है ये वैसे। ओके, मैं इसे बैंडेज कर रही हूँ, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, ज्यादा गहरे नहीं हैं। वो मसरूफ अंदाज में कहती इसकी पट्टी बांध रही थी। दफतन आसमान पर आजान की आवाज गूंजने लगी। फूफो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। इसने इन्हें नहीं रोका, इसके पास इन्हें रोकने के लिए कोई जवाब न था। लाउंज से बातों का शोर कमरे तक सुनाई दे रहा था। सना और सैरिश अपनी अम्मी के साथ आई थीं और हस्बे मामूल इनकी आमद पर सोनिया और रिनम भी चली आई थीं। वो अभी तक कमरे में ही थी, इनसे नहीं मिली थी। अम्मा दरवाजे पर 2 दफ़ा आकर बाहर आने का कह चुकी थीं। अब तो बुखार भी उतर गया है, बाहर आ जाओ। वो कब से आई हुई हैं, अच्छा नहीं लगता। और फिर भी वो कुछ कहे बिना बैठी रही। दिल ही नहीं चाह रहा था किसी से मिलने को। फिर काफ़ी देर बाद उठी और अपना बैग खोला ताकि कोई जोड़ा निकाले। अभी पहना हुआ लिबास मलगजा सा हो रहा था। ग्रे शलवार कमीज और साथ में पता नहीं किस जोड़े का गुलाबी दुपट्टा पहने बहुत बिखरे बिखरे से हुलिये में वो बीमार सी लग रही थी। बैग खोलकर ढक्कन उठाया तो सामने कपड़ों पर गिफ्ट पैक में मलफूफ एक पैकेट रखा था। इसे पैकेट उठाया, कुछ मधम मधम सा याद आया था कि सफ़ीर ने जाते हुए ये इसके हवाले किया था। शायद हनीमा आंटी ने दिया था। इसे रैपर फाड़ा। अंदर बहुत खूबसूरत सफ़ेद अनसिले सिल्क का कपड़ा था। साथ में एक छोटा सा कार्ड भी लगा हुआ था। इसे कार्ड उठाया। हया के लिए बहुत सी दुआओं के साथ। तुम हमेशा पूछना चाहती थी कि तुम्हारे साथ फ्लाइट में उस्मान ने सामने बैठी तुर्क औरतों से क्या कहा था ताकि वो तुमसे ज़्यादा फ्रैंक ना हो सके। तो मैं तुम्हें बताए देती हूँ। उन्होंने इसे कहा था कि हमने ऐसी डिश का ऑर्डर दिया है जिसमें इंडियन स्टाइल की तली हुई प्याज भी शामिल है। और बात यह है हया कि तुर्क औरतों को तली हुई प्याज की खुशबू से सख्त एलर्जी है। लेकिन ऑफ कोर्स वो सिर्फ इसलिए ऐसा करना चाहते थे कि कहीं किसी अजनबी से बेतकल्लुफी से तुम्हें नुकसान ना हो। हम अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। फक्त हलीमा और उस्मान। इसके चेहरे पर अफसुर्दा सी मुस्कुराहट उमड़ आई। कुछ बातें अधूरी भी रह जाएं तब भी इनमें तिश्नगी नहीं होती। जैसे डीजे को गुड मॉर्निंग डीजे कहने वाला लड़का ऐसे नहीं मिला था। वो कौन था वो कभी भी नहीं जान पाएगी। और कौन जाने कि इसे खुद भी पता था या नहीं कि डीजे इस दुनिया से चली गई है। कौन जाने। इसने बैग से कपड़े इधर उधर किए, आगे पीछे हर जगह देखा, फिर दूसरा बैग खोला। इसका विंड चाइम कहीं नहीं था। पता नहीं वो इसे कहाँ भूल आई थी। दिल इतना खराब हुआ इस बात से कि वो लिबास बदले बगैर बाल कैचर में बांधे ही बाहर आ गई। मतलब हद हो गई। एकदम से हमें इतनी बातें सुना दी रजा भाई ने। हमारा क्या कसूर? और वो फायजा वगैरह, इनको भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। सना लाउंज के सोफे पे बैठी जोरों शोर और खफकी से कह रही थी। हया को आते देखा तो बात रोककर जल्दी से उठी। हया आपा, किधर हैं आप? सब कह रहे थे कि आप आते साथ ही बीमार पड़ गई हैं। वो बड़े पुरतपाक से अंदाज में इसके गले लगी। हया जबरदस्ती जरा सा मुस्कुराई। सोनिया भी अच्छे से मिली। बाकी सैरिश और रिनम तो अपने अपने मूड में थी, मगर इसे कहाँ परवाह थी। नताशा अपने मसरूफ अंदाज में बेन्यासी सोफे पे बैठी मैगजीन के वर्क उलट रही थी। तो फिर क्या तुमने फायजा से शिकायत की? वो सब बैठ गईं तो सोनिया भाभी ने सना को तफक्कुर से देखते हुए सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। लाउंज की वस्त मेज पर शीशे के प्याले में स्ट्रॉबेरीज भरी थीं, दरमियान से कटी हुई सुर्ख रसीली स्ट्रॉबेरीज। सैरिश बात सुनते सुनते एक एक फल करके खा रही थी। हाँ, आज जाकर फ़ोन करती हूँ फायजा बाजी को, हद है। फिर हया को देखकर सना वजाहत करने लगी। फायजा बाजी ने पता है क्या किया? क्या? हया ने इसी के अंदाज में दोहराया। इसे कोई दिलचस्पी न थी। फायजा अरसल की बहन थी और अरसल वो था जिसके वलीमे की रात तायाबा ने इसकी बेइज्जती की थी। फायजा बाजी ने अरसल भाई के वलीमे की तस्वीरें फेसबुक पे लगा दी। चलो अपनी लगाती खैर थी, मगर हमारी टेबल की भी 3 तस्वीरें एल्बम में लगा दी और प्राइवेसी पब्लिक रख दी। रजा भाई ने देखा और फिर हमें ही सुनाने लगे। अब फायजा बाजी से पूछो कहाँ के एथिक्स हैं ये कि किसी और की तस्वीरें यूं लगा दो।
वो बस खामोशी से सना को देखती रही। इसका जहन कैलिस की सरहद से आगे नहीं बढ़ा था। आपकी तस्वीर भी थी, सना ने याद करके बताया। इस पर वो ज़रा सी चौंकी। मगर आपकी तो खैर है, आपने तो लपेट कर दुपट्टा लिया हुआ था ना, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन है। मगर मेरी तो अच्छी खासी क्लास ले ली भाई ने। वो सख्त रंजीदा थी, गालबन इनके घर आते हुए ही रज़ा से इनका टाकरा हुआ था। हाँ, हया का दुपट्टा ना हुआ, सलमानी चोगा हुआ। इरम जरा सी हंसी। हया ने निगाह फेर कर इसे देखा। वो हाथ में पकड़ी शीशे की प्लेट पर रखी स्ट्रॉबेरी को कांटे में फंसा रही थी। फिर कांटा मुंह में ले जाते हुए इसने हया को देखा। हया की निगाहों में कुछ था कि इरम बेख्तियार दूसरी तरफ देखने लगी। एक तो पता नहीं हमारे भाइयों को अपने दोस्तों का इतना खौफ क्यों होता है। ऐसे हम सारे ज़माने में बगैर दुपट्टे के घूमते रहें तब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर भाई की यूनिवर्सिटी के सामने कार में भी गुजरो तो बस हाथ अंदर करो, सर पे दुपट्टा लो, मेरा कोई दोस्त गुजर रहा हो तो देखना नहीं। उफ। सना रज़ा की नकल करते हुए बोली तो सहरिश हंस दी। इरम फक्त मुस्कुराई। फिर इसने हया को देखा। वो अभी तक खामोश मगर गहरी नज़रों से इरम को देख रही थी। इरम ज़रा जज्ब होकर दोबारा सना को देखने लगी। जिहान नहीं आया तुम्हारे साथ हया? सहरिश ने बात का रुख फेरा तो हया ने निगाहें इसकी तरफ फेरी। फिर हल्का सा नफ़ी में सर हिलाया। नहीं। इसका लहजा स्पार्ट था। अच्छा, तुम तो कह रही थी कि वो तुम्हारे साथ आएगा। मासूम सा सवाल था मगर इसे बहुत जोर से चुभा। सोनिया ने बेचैनी से पहलू बदला। इसे यकीनन सैरिश का लहजा अच्छा नहीं लगा था। कहा था मगर ऐसा हो नहीं सका। इसने फक्त यही कहा था, कोई सफाई नहीं, कोई दलील नहीं, कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं। अब तो किसी बात का दिल ही नहीं चाहता था। अच्छा। सैरिश ने ज़रा से शाने उचकाते हुए आगे होकर एक और स्ट्रॉबेरी उठाई। हया ने सुर्ख फलों से भरे प्याले को देखा। सुर्ख रसीला फल, सुर्ख जूते, बेसन के किनारे पर लगा खून का सुर्ख कतरा। इसका दिल भर आया था। वो एकदम उठी और तेजी से कमरे की तरफ गई। सबने चौंक कर इसे देखा था। नताशा इसी तरह बेनियासी मैगजीन के सफ़े पलट रही थी। हया बाजी, आपका फ़ोन है। वो अपने कमरे में लैपटॉप के सामने आयशे को मेल लिख रही थी जब नूर बानो ने दरवाजे से झांककर सदा लगाई। वो अच्छा कहकर सेंड का बटन दबाकर उठी और बाहर आई। जिंदगी में नाउमीदी इतनी बढ़ गई थी कि फ़ोन की घंटी पे भी चौंकना छोड़ दिया था। मेजर अहमद इसे लैंडलाइन पर कभी भी कॉल नहीं किया करता था, सो इतनी दिलचस्पी नहीं थी कि किसका फ़ोन था। हेलो। इसने क्रैंडल के पास रखा उल्टा रिसीवर उठाकर कान से लगाया। बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने और समझने का। मुझे खुशी है कि आपने अक्लमंदी का सबूत दिया। वलीद का मुस्कुराता लहजा। इसे लगता था कि इसके सारे एहसास मर गए हैं, मगर एक उबाल सा अंदर से उठा था। हाँ, अभी दिल में कुछ जिंदा था। जो भी कहना है साफ कहो। वो दबे लहजे में गुर्राई। मेरे खिलाफ वो केस वापस लेकर आपने साबित कर दिया है कि आप एक अक्लमंद खातून हैं। लम्हे भर को इसके आसाब मफलूज से हो गए। केस वापस? इसने तो नहीं, फिर किसने? मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई केस वापस नहीं लिया। मैं जानता हूँ कि आपके दबाव पर यह हुआ है और मैं जानता हूँ कि आपने ये क्यों किया है। ये कॉल आपका शुक्रिया अदा करने के लिए की थी और ये पूछने के लिए कि हम फिर कब मिल रहे हैं। वो जैसे बहुत मसरूर और मुतमईन था। इसके अंदर ज्वारा भाटा पकने लगा। बामुश्किल इसने ज़ब्त किया। मैं फ़ोन रख रही हूँ। कल दोपहर 1 बजे मैं जनाब सुपर वाले पिज़्ज़ा हट पे आपका इंतज़ार करूँगा। ज़रूर आइएगा, मुझे कुछ अहम बातें करनी हैं क्योंकि अभी वो आर्किटेक्ट वाला मसला हल नहीं हुआ। अच्छा, और तुम्हें लगता है मैं आ जाऊँगी? वो और होती हैं कमज़ोर लड़कियाँ जो तुम जैसों से डर जाती हैं। माय फुट। इतना गुस्सा आया था कि दिल चाहा ये फ़ोन दीवार पर दे मारे। आपको आना होगा। याद रखिए वो वीडियो मेरे पास है। अगर आप नहीं आई तो मैं आपके घर आकर वो वीडियो आपके ही टीवी पर चिल्लाकर दिखाऊंगा और ये मेरा वादा है। इसके लहजे की सफाकी। हया का दिल लर्ज कर रह गया, मगर जब बोली तो आवाज़ मजबूत थी। तो फिर तुम कर गुजरो जो तुम करना चाहते हो। ऐसा सोचना भी बद कि मैं तुमसे यूँ मिलने चली आऊँगी। जहन्नुम में जाओ तुम। कहकर इसने फ़ोन ज़ोर से क्रैंडल पर पटका। फिर तेज़ी से मुड़कर अब्बा के कमरे की तरफ गई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े टाई की नोट सही कर रहे थे। ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार। अब्बा, क्या आपने वलीद के खिलाफ केस वापस ले लिया? वो परेशानी से कहती बिना इजाज़त अंदर आई। सुलेमान साहब ने चौंक कर इसे देखा और फिर वापस शीशे के सामने होकर टाई की नोट तंग करने लगे। हाँ, वापस ले लिया। मगर क्यों? वो सदमे से बोली।
پہلی بات یہ کہ وہ بہت ہی کمزور کیس تھا، دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس کوئی خاص گواہ نہیں ہے، اور تیسری بات اس کی گاڑی سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ فرقان بھائی کو چوٹ گرنے سے آئی تھی، اس لیے اس کیس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اب پرفیوم اٹھا کر خود پر سپرے کر رہے تھے۔ بیماری نے ان کو پہلے سے کافی کمزور کر دیا تھا، لیکن اب وہ دن بدن روبہ صحت تھے۔ مگر ابا، آپ جانتے ہیں کہ اس نے مجھے ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ حیا، میں اسے اس طرح نہیں چھوڑوں گا۔ آرکیٹیکٹ کے ساتھ مل کر جو اس نے بے ایمانی کی ہے، اس پر میں اسے آڑے ہاتھوں لوں گا۔ تھوڑا انتظار تو کرو۔ لیکن ابا کی بات کے برعکس ان کا لہجہ غیر سنجیدہ تھا۔ وہ مزید سنے بغیر بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ تایا فرقان کے گھر تھی۔ تایا ابا اور سائمہ تائی ڈرائنگ روم میں اکیلے ناشتہ کر رہے تھے۔ لڑکے کام پر تھے، سونیا اور ارم بھی ساتھ نہ تھیں۔ تایا ابا، وہ پریشانی سے ان کے پاس آئی۔ آؤ حیا، طبیعت کیسی ہے؟ وہ ہموار لہجے میں بولے، ساتھ ہی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے جیسی محبتیں بھی نہیں تھیں، مگر پچھلے کچھ عرصے والی رکھائی بھی نہیں تھی، درمیانہ سا انداز۔ تایا ابا، آپ لوگوں نے فلید کے خلاف کیس واپس کیوں لے لیا؟ وہ بے چینی سے وہیں کھڑے کھڑے بولی۔ سائمہ تائی اس کے لہجے پر بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھنے لگیں۔ میں نے نہیں لیا، تمہارے ابا نے لیا ہے، اور وہ اتنے غلط بھی نہیں ہے۔ کیس کمزور ہے، وقت اور پیسے ضائع کرنے کا فائدہ؟ مگر اس طرح تو وہ اور بھی شیر ہو جائے گا۔ وہ سمجھے گا کہ حیا، ہم سب ٹھیک ہیں۔ چوٹ مجھے لگی تھی، جب میں سمجھوتا کرنے پر مجبور ہوں تو پھر؟ تایا اب بھی شاید ولید کے خلاف کسی سخت کارروائی کے حق میں نہ تھے۔ کاروباری سیاستیں، اوف! اور آرکیٹیکٹ والا کیس؟ دیکھو، ہم اس کو کھلم کھلا تو ڈیل نہیں کر سکتے، کمپنی کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، مگر تمہارے ابا اس کو ضرور نپٹیں گے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس سے کوئی نہیں نپٹے گا۔ وہ صرف اس کو آرکیٹیکٹ والے کیس کا ڈراوا دے رہے تھے تاکہ اس کو سیدھا کر کے رکھ سکیں۔ شطرنج، بساط، سیاست۔ آپ نہیں سمجھیں گے۔ اس نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ حیا، جی ہاں، نہیں آیا؟ سائمہ تائی نے ان کی گفتگو کو اختتام پذیر ہوتے دیکھا تو رہ نہ سکیں۔ اللہ اللہ، پھر وہی سوال۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ نہیں آ سکا تائی؟ آواز بھی دھیمی پڑ گئی۔ تو کب آئے گا؟ تمہارے ابا اور اماں تو چاہ رہے تھے کہ تمہارا نکاح بھی روہیل کے ولیمے کے ساتھ ہی اناؤنس کریں، مگر… تائی نے ہنکارا بھر کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ نامکمل معنی اخذ کے بغیر پلٹ دی۔ تایا ابا اس وقت اخبار کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ہر کوئی پوچھتا تھا کہ وہ نہیں آیا، کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا تھا کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ سب اپنے مفاد کی بات پوچھتے تھے۔ جہان کی تو کسی کو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اس کی میل پر عائشہ کا جواب آ گیا تھا۔ اسے کہا تھا کہ وہ شام میں آن لائن ہوگی، تب وہ دونوں بات کریں گی۔ وہ عائشہ سے کیا بات کرنا چاہتی تھی وہ نہیں جانتی تھی، بس وہ اپنا دکھ اور اضطراب کسی سے بانٹنا چاہتی تھی۔ کسی سپاہی کی بیوی ہو کر دنوں، ہفتوں، مہینوں اس کا صبر سے انتظار کرنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ اب جان پائی تھی۔ کیسی ہو؟ اسکرین پر عائشہ کا شفاف خوبصورت چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھی تھی اور بات کرتے ہوئے وہ شیشے کی ننھی پیالی سے ترک چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کیسی ہوں، وہ اداسی سے بولی تھی۔ ملگچے لباس اور کیچر سے بدے بالوں میں حیا بہت کمزور اور افسردہ دکھائی دیتی تھی۔ کیا ہمارا اناتولیہ اچھا نہیں لگا؟ عائشہ نے حیرت امیز مسکراہٹ کے ساتھ پیالی سائڈ پر رکھی۔ کپادوکیا وسطی اناتولیہ میں واقع تھا۔ نہیں، بہت اچھا لگا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ بہارے بتا رہی تھی تم لوگ انقرہ بھی گئے تھے، کیا اس کے جانے کے بعد تم نے انقرہ دیکھا یا واپس آ گئیں؟ میں کیلس چلی گئی تھی۔ اس کے لبوں سے پھسلا۔ چائے کی پیالی اٹھائی۔ عائشہ ذرا چونکی تھی۔ اچھا، کس دن گئی تھی تم کیلس؟ اتوار کو گئی تھی، منگل کی دوپہر واپس آ گئی۔ آپ چھپانے کا کیا فائدہ تھا؟ عائشہ چند لمحے کچھ سوچتی رہی تھی۔ پیالی اس کے ہاتھ میں تھی، مگر وہ اسے لبوں تک لے جانا جیسے بھول گئی تھی۔ کیا بارڈر وہاں سے بہت قریب پڑتا ہے؟ ہاں، بہت قریب۔ اس کی نگاہوں کے سامنے پھر سے وہی رات گھوم گئی، وہ خوفناک برستی بارش والی رات۔ تو کیا بارڈر کی ساری خبریں کیلس میں لوگوں کو مل جایا کرتی ہیں؟ کس قسم کی خبریں عائشہ؟ اس نے اچھبنے سے اسکرین کو دیکھا۔ مطلب جو لوگ اللیگل بارڈر کراس کرتے ہیں، ان کی گرفتاری کی خبریں۔ کیا منگل کی صبح تم نے کوئی ایسی خبر سنی تھی؟ وہ بہت سوچ سوچ کر بول رہی تھی اور لمحے بھر کے لیے حیا کو لگا اس کا سانس رک گیا ہے۔ وہ اپنی بہن کی جاسوس ہے، ساری باتیں اس کو بتاتی ہوگی۔ تمہارا موبائل فون تمہارے پاس تھا بہارے؟
کیا تم لوگ کیلس جاؤ گے؟ عبد الرحمن کیلس کا نام لے رہا تھا۔ حیا، عائشہ نے اسے پکارا۔ وہ چونکی، کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو ایک عجیب سا خیال ذہن میں ابھرا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ عائشہ کسی کو، پولیس کو کیوں بتائے گی؟ مگر پھر وہ بارڈر کی گرفتاری کے بارے میں سننے میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتی تھی؟ ہاں، پیر اور منگل کی درمیانی رات وہ بارڈر کراس کر رہا تھا عائشہ، مگر سیکیورٹی اہلکار اس کے انتظار میں تھے۔ وہ گرفتار ہوا یا مارا گیا میں نہیں جانتی، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ اس کے انتظار میں تھے کیونکہ تم نے ان کو بتایا تھا، ہے نا؟ پتہ نہیں کیسے یہ سب اس کے منہ سے نکلا تھا۔ لاشعور میں جڑتی کڑیاں مل کر ایک ایسی زنجیر بنا گئی تھی جس نے اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا۔ عائشہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ حیا کو لگا وہ انکار کر دے گی، مگر وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ ہاں، میں نے ان کو کال کی تھی، یہ میرا فرض تھا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایک قومی مجرم قانون توڑنے جا رہا ہے تو مجھے سیکیورٹی فورسز کو بتانا چاہیے تھا۔ وہ بے یقینی سے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنے آرام سے یہ سب کہہ رہی تھی، کیا اسے نہیں معلوم تھا وہ کیا کہہ رہی تھی؟ مرحبا حیا، بہارے کہیں پیچھے سے آئی اور بہن کے کندھے سے جھول کر چہک کر اسکرین کو دیکھا۔ حیا نے جواب نہیں دیا، وہ ابھی تک عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عبد الرحمن مجرم نہیں تھا عائشہ، وہ مجرم نہیں تھا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے بھرتے عائشہ گل ٹھہری، اس کی آنکھوں میں چھپنا ابھرا۔ عبد الرحمن کا کیا ذکر؟ تم؟ حیا نے لب کھولے مگر رک گئی۔ اس کے اندر ابلتا غصہ، بے یقینی، سب کچھ رک گیا۔ کہیں کچھ غلط تھا۔ تم نے عائشہ، ہم عبد الرحمن کی بات کر رہے ہیں جسے میں نے کیلس میں کھو دیا ہے۔ بے بسی سے اس نے کہنا چاہا۔ بہارے کبھی عائشہ کو دیکھتی اور کبھی اسکرین کو۔ چائے کی پیالی بے اختیار ایک طرف رکھتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ابری حیرت اب بے یقینی میں بدل گئی تھی۔ عبد الرحمن کیلس میں کیا کر رہا تھا؟ تم جانتی ہو وہ کیا کر رہا تھا؟ تم نے سیکیورٹی کو بتایا اس کی بارڈر کراسنگ کا؟ حیا، وہ کیلس میں نہیں تھا، اسے انقرہ سے جرمنی جانا تھا۔ وہ کیلس کیوں گیا؟ تم جانتی ہو وہ کیلس میں تھا عائشہ، تمہیں بہارے نے بتایا تھا، مجھے معلوم ہے۔ جذبات کی شدت سے اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ بہارے گل، تم جانتی تھیں؟ عائشہ نے بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ وہ بے ساختہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سب مجھے ایسے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ منگل کی رات بارڈر کراس کرنے جا رہا تھا، کیا یہ تمہیں بہارے نے نہیں بتایا؟ وہ بارڈر کراس کرنے جا رہا تھا؟ نہیں حیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ عائشہ ابھی تک دم بخور تھی۔ میں نے اس کے بارے میں تو کسی کو کچھ نہیں کہا، میں نے تو نصوح فخری کے بارے میں بتایا تھا سیکیورٹی کو۔ اس نے بارڈر کراس کرنا تھا منگل اور پیر کی درمیانی شب۔ وہ جہان تھا عائشہ جس کے بارے میں تم نے ان کو بتایا، اور تم نے کال ہی کیوں کی سیکیورٹی کو؟ وہ دبی دبی چلائی تھی۔ اس رات کے زخم، بارود کی بو، روشنی کے گولے، سب پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ کیونکہ مجھے عبد الرحمن نے ایسا کرنے کو کہا تھا، وہ بے بسی سے بولی تھی۔ بہارے نے تائید میں سر ہلایا۔ میری بہن سچ کہہ رہی ہے، میں نے ان کی بات سنی تھی چرچ میں۔ اور حیا کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ عائشہ، تمہارا فون بج رہا ہے۔ آنے کے پکارنے پر وہ چونکی، گود میں رکھا موبائل جانے کب سے بج رہا تھا۔ بہارے۔ نمبر پر لکھا نام بہت محبت سے لے کر اس نے آنے کو بتایا اور سبز بٹن دبا کر فون کان سے لگایا۔ سلام علیکم۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ایران سے ہزاروں کلومیٹر دور وہ ہیلارا وادی کے چرچ میں کھڑا بہارے کے فون کو کان سے لگائے کہہ رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے پلٹ کر دیکھا۔ چرچ کے کھلے دروازے سے بیرونی سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں جو پہاڑ کے نیچے تک جاتی تھیں۔ حیا ابھی نماز پڑھ کر نہیں آئی تھی اور بہارے کے پرس سے فون پہلے ہی وہ نکال کر اسے تصویریں کھینچنے چرچ کی اوپری منزل پر بھیج چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، ترکی والے کیسے ہیں؟ اس کی مسکراہٹ اور بھی خوبصورت ہو گئی۔ طمانیت کے سارے رنگ آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ بہت دن بعد اس نے عبد الرحمن کی آواز سنی تھی۔ عائشہ، یاد ہے تم نے کہا تھا تم مجھے ایک فیور دو گی؟ وہ چرچ کی چوکھٹ میں کھڑا سیڑھیوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حیا کے آنے سے پہلے اسے بات ختم کرنی تھی۔ ہاں بتاؤ، کیا ہوا؟ تم ترکی کے سب سے بڑے بارڈر کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ کون سا بارڈر؟ ترکی اور شام کا؟ دوسری جانب وہ چونکی تھی۔ ہاں، اس بارڈر کو ایک قومی مجرم اس منگل کی رات کراس کرے گا، غیر قانونی طور پر۔ ایسے میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد، غالباً وہ کسی اور جگہ آ گئی تھی، وہ بولی۔
हाँ कहो फिर, मैं सुन रही हूँ। तुर्की का तुम पर कर्ज है आयशे, अपने दिल से पूछो। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि एक मुजरिम, तुर्की का एक कौमी मुजरिम, गैर कानूनी तरीके से सरहद पार कर रहा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? आयशे खामोश रही थी। वो आवाज़ मजीद धीमी करते हुए बोला, तुम्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर को फ़ोन करना चाहिए। तुम्हें इनको बताना चाहिए सब कुछ, ताकि वो इसे गिरफ्तार कर सके। मगर नहीं, आयशे गुल ये कैसे करेगी? आयशे गुल तो कुछ नहीं कर सकती। ज़रा ऊंचा बोलो, इतना आहिस्ता मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या कोई आसपास है? वो बुरा मानकर ज़रा खफगी से बोली, जैसे आखिरी फिक्रे को नज़रअंदाज करना चाह रही है। मैं नहीं चाहता कि कोई सुने। तुम ये सब लिख लो और कमांडर का नंबर भी। फिर वो इसे तमाम ज़रूरी बातें बताता गया और वो लिखती गई। इन्हें तुम्हें कॉल ट्रेस करने में 90 सेकंड लगेंगे। तुमने 80वें सेकंड कॉल काट देनी है। तुम ये करोगी ना? तुमने मुझसे वादा किया था। और तभी इसको अपनी पुश्त पर आहट का एहसास हुआ। वो तेज़ी से पलटा। अंदर चर्च की सीढ़ियों पर हरकत सी हुई थी। कोई आ गया है, बाद में कॉल करूँगा। और इसका मरहबा सुनने से कबल ही वो सब गिरफ्तारी से आगे आया और सीढ़ियों के ओट में खड़े बहारे गुल को कान से पकड़कर बाहर निकाला। मैं अभी आई थी, वल्लाह मैंने कुछ नहीं सुना। छोटी बिल्ली बौखला गई थी, मगर वो लब बीचे बरहमी से इसे चर्च से बाहर लाया था। तो तुम मेरी बातें सुन रही थी? तुम्हें तुम्हारी बहन ने सिखाया नहीं कि किसी की बातें छुपकर नहीं सुनते? मेरी बहन को कुछ मत कहो। जो तुमने सुना है, अगर वो तुमने हया को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बहारे। वो दबे दबे गुस्से से कह रहा था। और अगर तुमने अपनी बहन को बताया कि मैंने ये बात हया को बताने से मना किया है तो मैं वाकई बहुत बुरा पेश आऊँगा। सीढ़ियों पर टिक टिक की आवाज़ गूंजने लगी। वो ऊपर आ रही थी। जिहान ने बहारे को मोबाइल वापस किया, जिसे इसने जल्दी से अपने पर्स में डाल लिया। अगर तुमने मेरी बात ना मानी बहारे, मैंने कुछ नहीं सुना। वो रूहानी सी हो गई थी। हया तब तक ऊपर पहुंच चुकी थी। इसने ये सब कहा? वो बेयकीनी से स्क्रीन पर नजर आती आयशे और बहारे को देख रही थी। हाँ, मेरी बहन सच कह रही है, मैंने खुद सुना था। तुमने ये सब सुना था? और वो समझती रही कि शायद इसने इसकी और जिहान की बातें सुनी थी, मगर वो तो उर्दू में बात कर रहे थे। वो सुन भी लेती तो इसे क्या समझ आता। इसने इनकी बातें सुनी ही नहीं थी। वो एक दफ़ा फिर एक तरफ की कहानी से नतीजा अखज़ कर गई थी। इसने अपनी मुखबरी खुद करवाई। इसने खुद को खुद गिरफ्तार करवाया, मगर क्यों? इस सारे किस्से का कोई सेंस ना बनता था। वो हैरान थी, परेशान थी। तुम्हें कैसे पता कि वो गिरफ्तार हो गया है? आयशे ने बेचैनी से पूछा। मैंने खुद देखा था। वो हया के अल्फाज लबों पे टूट गए। इसने क्या देखा था? ह्योले, धुआं, रोशनी के गोले, एक तरफ की कहानी। मुझे नहीं पता मैंने क्या देखा था, मुझे नहीं पता। वो बेबसी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। फिर एकदम झमाके से इसे याद आया जिहान के जूतों का रुख। जब वो उठा था तो इसके जूतों का रुख बाएं जानिब था, हालांकि वो सरहद की तरफ मुंह किए खड़ा था। क्या वो सरहद की तरफ नहीं जा रहा था? वो बाएं जानिब जा रहा था, मगर बाएं तरफ क्या था? प्लीज़, तुम्हें कुछ भी जब पता लगे मुझे ज़रूर बताना। अगर इसे मेरी वजह से कुछ हुआ तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं करूँगी। आयशे बहुत फिक्रमंद और बेचैन हो गई थी। हया ने धीरे से इस बात में सर हिलाया। आयशे को तसल्ली देने के लिए एक लफ्ज़ भी इसके पास नहीं था। सरहद की वो रात और हरकुलिस की दायमी आग से उठते धुएं के मरगोले, सब फिर से जहन में ताज़ा हो गया था। इसने दीवार पर लगी कैलेंडर की तारीखों को एक दफ़ा फिर देखा। अभी अभी इसने सुर्ख पेन से आज की तारीख यानी हफ्ते का दिन काटा था। अब मज़ीद 2 रोज़ बाकी थे, फिर मंगल था। पेन रखकर वो ड्रेसिंग टेबल तक आई और आईने में खुद को देखा। डूबती उम्मीद के दरमियान इसका दिल बनने संवरने तैयार होने किसी चीज़ का भी नहीं चाह रहा था। सादा शलवार कमीज़ और शानों पर फैला सफ़ेद दुपट्टा और ढीले जूड़े में बंधे बाल, वीरान आंखें, दिल तो वहीं जैतून के दरख्तों में खो गया था। वो बाहर आई तो रुहेल किचन की अधखुली दीवार के पीछे से नजर आ रहा था। इसे आते देखकर जरा सा मुस्कुराया। पियोगी? वो कप में कांटे से कॉफी फेंट रहा था। वो हल्का सा नफ़ी में सर हिलाते आगे आई और किचन के सेंट्रल टेबल की कुर्सी खींच कर बैठी। और क्या हो रहा है? जिहान ने कब आना है? घूम फिर कर वही सवाल। अच्छा है ना वो नहीं आया? सब खुश हो गए। इसे और मुझे साथ देखकर खुश था ही कौन भला? वो तल्खी से बोली। अरे मैं तो खुश था, बल्कि वो आता तो और भी खुश होता। खैर, फूफो कह रही थी कि वो मंगल को आ जाएगा।
रुहेल पूछ रहा था या बता रहा था वो समझ नहीं सकी। फूफो को तो इसने खुद ही बताया था, मगर जब इसे खुद ही यकीन नहीं था तो रुहेल को क्या दिलाती। नताशा कहाँ है? इसने इधर उधर देखते हुए मौजू बदला। अंदर होगी, वलीमे के लिए अपने ड्रेस की डिजाइनिंग करती फिर रही है। अच्छा, खुश है वो पाकिस्तान आकर? रुहेल ने कॉफी फेंटते हुए जरा से शाने उचकाए। ये हाँ था या ना वो समझ नहीं पाई। और अब तो अब्बा भी जिहान से खुश थे, तो पहले कौन सा वो कहते कहते रुकी और एकदम से कुछ याद आया था। बेउकदा में जब रुहेल से इसकी बात हुई थी तब इसने कुछ बताया था। तुमने बताया था रुहेल, याद है कि अब्बा किसी वजह से जिहान से खफा थे। छोड़ो हया, रहने दो, वो तो बस ऐसे ही। नहीं, मुझे बताओ तो सही, तुमने कहा था बाद में बताऊंगा। कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन जब अब्बा 1.5 साल पहले इस्तांबुल में सबीन फूफो से मिले थे तो उन्होंने किसी लड़की को जिहान को ड्रॉप करते देखा था। बस इसी बात से इनके दिल को गिराह लग गई थी। मगर खैर छोड़ो, इतनी छोटी छोटी बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। और हया को तो ये बात अच्छे से याद थी। इसने अब्बा और ताया की बातें सुनी थी। हाँ, वो यही बात कर रहे थे, लेकिन जिहान ने इसे ये बात कभी नहीं बताई क्योंकि इसने पूछी ही नहीं थी। तो क्या अभी भी कुछ ऐसी बातें थी जो वो इसे नहीं बताता था, जैसे आयशा को वो सब कहना? ओफ। वो दोनों अभी वहीं बैठे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। हया ने आगे होकर फ़ोन उठाया। जहन में पहला ख्याल वदीद का आया था। हया, क्या तुम फारिग हो? साइमा ताई बहुत ही शीरी लहजे में पूछ रही थी। यकीनन कोई काम था। जी बताइए। इरम के साथ मार्केट तक हो, कुछ कमीज़ें लेनी है इसे, और अपने ताया का तो तुम्हें पता ही है, वो अकेले जाने कहाँ देते हैं। ओके, मैं आ रही हूँ। कोई और वक्त होता तो शायद वो ना आती, लेकिन इसे इरम से भी तो बात करनी थी। सो एक नहज पर पहुंचकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई। इसने कार पार्किंग एरिया में रोकी और गियर को न्यूट्रल पर किया। चाबी घुमाते हुए इरम को देखा। शलवार कमीज पर स्कार्फ लिए वो ज़रा बेचैन निगाहों से शॉपिंग प्लाजा को देख रही थी। चलें? इसकी बात पर इरम चौंकी। हाँ चलें, मुझे कुछ कमीज़ें लेनी है। बल्कि ऐसा करते हैं कि इरम ज़रा तजब्जब से रुकी। मुझे पिंक कलर में लॉन चाहिए। तुम यूँ करो, तुम शॉप के अंदर चली जाओ, जो अच्छे लगे निकलवा लेना। तुम्हारा टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा है। मुझे कुछ ज्वेलरी भी उठानी थी, मैं तब तक गुस्से प्लाजा से उठा लाऊं। तुम बैठो, मैं आती हूँ। वो जैसे सारी तमहीद तैयार कर कर लाई थी और अब जल्दी जल्दी लॉक खोलने लगी। मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं खैर है, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तुम्हें यूँ क्यों थकाऊँ, बस 10 मिनट तो लगेंगे। इरम, अगर तुम्हें यूँ अकेले जाना है तो पहले अपने अब्बा से पूछ लो। इसने कहने के साथ ही अपने मोबाइल पर ताया का नंबर मिलाया और कॉल के बटन पर हाथ रखे, मगर दबाए बगैर स्क्रीन इरम को दिखाई। दरवाजे को खोलता इरम का हाथ ठहरा, आंखों में उलझन और फिर गुस्सा दर आया। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी लड़के से मिलने जा रही हूँ? नहीं, मुझे लगता है तुम वलीद से मिलने जा रही हो। इसने बगौर इरम को देखते हुए रसान से कहा। एक लम्हे के लिए इरम के चेहरे का रंग बदला। इसने थूक निकला, मगर फिर वो जी कड़ा करके बोली, और अगर जा भी रही हूँ तो क्या कर लोगी तुम? मैं अकेली घर चली जाऊंगी और किसी को कुछ भी नहीं कहूँगी। फिर जब तुम तन्हा होगी तो सबको खुद ही वजाहत दोगी। मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी का बकरा क्यों बनूँ हमेशा? मैं किसी से नहीं डरती है या? वो तो मुझे मालूम है। तुमने जो मेरी वीडियो देने की हरकत की है, इससे पता चल गया कि तुम्हें अल्लाह का खौफ भी नहीं है। कौन सी वीडियो? इरम ने आईब्रो उठाई। चेहरे का बदलता रंग गवाही दे रहा था कि ये हरकत इसी ने की थी। फ़ोन पर भले ही वो जितनी मजबूती से बात कर ले, सामने की बात और होती है। तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं किस वीडियो की बात कर रही हूँ। तुमने इस तरह करने से पहले इतना भी नहीं सोचा कि इसमें तुम्हारी भी बदनामी होगी। वो दुख से इरम को देखते हुए बोली। गाड़ी के शीशे अध खुले थे, इसके बावजूद बाहर के शोर से बेनियाज वो दोनों एक दूसरे को देख रही थी। हया दुख से और इरम तलखी से। मेरी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मेरी जितनी बदनामी तुमने करवानी थी करवा ली। इरम, तुम वलीद से वो वीडियो वापस ले लो। इसने इल्तिजा नहीं की थी, बस कतियत से कहा था। अच्छा, ये चाहती हो तुम? और अगर मैं ना लूँ तो? इरम के चेहरे पर कड़वी सी मुस्कुराहट थी। तो तुम नताइज की जिम्मेदार खुद होगी। और अगर मैं इस शर्त पर लूँ कि अब्बा के सामने जाकर तुम कहोगी कि मैं इस रात तुम ही से बात कर रही थी और वो तुम्हारा ही कोई जानने वाला था जिसने अब्बा के फ़ोन करने पर फ़ोन उठाया था, तो क्या तुम ऐसा कर लोगी? हया चंद लम्हे बहुत दुख से इसे देखती रही। यू नो व्हाट, तुम और वलीद एक जैसे हो। जब खुद फंसे हुए होते हो तब भी तुम्हें लगता है कि दूसरों को अपने इशारों पर नचा सकते हो। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी।
तो फिर ठीक है, करने दो वलीद को इस वीडियो के साथ जो वो करना चाहता है। चंद लम्हे दोनों के दरमियान एक तल्ख सी खामोशी हायल रही। हया सोचते हुए विंडो स्क्रीन के पार देखती रही। किसी तरह से इसे इरम को कन्विंस करना था कि वो वलीद से वो वीडियो ले ले, किसी भी तरह। इरम, मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हारा पार्ट भी है, सिर्फ मैं नहीं, तुम भी बदनाम हो जाओगी। पहली दफ़ा इरम के चेहरे पर एक मुतमईन सी मुस्कुराहट उभरी। आर यू श्योर हया कि इसमें मेरा पार्ट भी है? और हया सुन सी रह गई। इसका मतलब था कि इरम ने अपना पार्ट एडिट कर दिया था और वो इन कामों में बहुत अच्छी थी। इसे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया कि वो ऐसा भी कुछ कर सकती थी? तो तुमने सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए ये सब कुछ किया। इरम, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? मुझे इतनी देर से इस पार्ट लहजे में बात कर रही थी, अब कि इसकी आवाज़ में शदीद सदमा दर आया था। हाँ, करती हूँ, और मुझे तुम्हारे इस बुरके से भी सख्त नफरत है। मुझे तुम्हारी वजह से अब्बा से बातें सुननी पड़ती हैं। इरम एकदम फट पड़ी थी। जब रुहेल भाई अमेरिका गए और तुम यूनिवर्सिटी, तो तुम एकदम से मॉडर्न हो गई। अब्बा तुम्हें कुछ नहीं कह सकते थे, सो उन्होंने मुझ पर रोक टोक ज़्यादा कर दी कि कहीं मैं तुम्हारे जैसी न बन जाऊं। तुम्हारी वजह से मुझ पर सख्तियां बढ़ी हैं और अब मैं तंग आ गई हूं इस ज़बरदस्ती के स्कार्फ से। मेरा बस चले तो मैं इस शहर के सारे स्कार्फ शॉप्स को आग लगा दूँ। नहीं करना मुझे स्कार्फ। क्यों करते हैं अब्बा इतनी सख्ती? वो एकदम से रोने लगी थी। तो फिर क्या करें? वो सख्ती ना करें तो क्या अपनी बेटियों को खुला छोड़ दें कि जो मर्जी करो? ऐसा नहीं हो सकता इरम। ठीक है, इनको जहन साजी भी करनी चाहिए, इन स्कार्फ के लिए पहले कन्वेंस करना चाहिए। मगर इरम, इनकी नीयत तो हमेशा अच्छी थी ना? इसने समझाने की कोशिश की। इरम के आंसुओं से इसका दिल ज़रा सा पिघला था। तुम्हें ज़्यादा अब्बा की वकालत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी तो ठीक है, चलो घर, मुझे कहीं नहीं जाना। वो आंसू पूछती एकदम बहुत तल्खी से कहती सीधी हुई। हया ने अफसोस से इसे देखा। दिल में जो नरम गोशा बनने लगा था वो फौरन मिट गया। आखिर वो भूल भी कैसे सकती थी कि इरम ने वलीद को वो वीडियो दी थी। इतना बड़ा धोखा इसने हया के साथ किया था। इसने अफसोस से सर झटका और इग्निशन में चाबी घुमाई। कार के इंजन में हरारत पैदा हुई। इरम भीगी निगाहों से शीशे के पार देख रही थी। इसे अब भी अपनी ही फिक्र थी, अपना स्कार्फ, अपने अब्बा की सख्तियाँ, अपनी मजबूरियाँ। इसे अब भी हया की या इस वीडियो की फिक्र नहीं थी।